दोस्तों, आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आज मैं एक्सप्लेन करूंगा हाल ही में ही क्रिसमस पर रिलीज हुई साल की मोस्ट एंटीसिपेटेड हॉरर मूवी जिसका नाम है नॉसफेरातु, जो कि 1922 की आइकॉनिक मूवी नॉसफेरातु का रीमेक है। नॉसफेरातु एक रोमानियन वर्ड है जिसका मतलब वैम्पायर ही होता है। फिल्म की कहानी काउंट ऑर्लॉक नाम के वैम्पायर के बारे में है, जो कि काउंट ड्रैकुला का ही एक अनऑफिशियल वर्जन है। शेप शिफ्टिंग, टेलीपैथी, टेलीकिनेसिस, माइंड कंट्रोल इसकी कुछ मेजर पावर्स हैं। इसके अलावा ये महामारी जैसे प्लेग को भी फैला सकता है। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फिल्म में अपनी सारी शक्तियों का इस्तेमाल करेगा। प्लस नए वाले ऑर्लॉक की मूछें हैं और वो नेक के बजाय चेस्ट से खून पीता है। इस बदलाव का कारण भी मैं आपको एंड में बताऊंगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। Nosferatu. तो फिल्म की स्टार्टिंग में हम एलन नाम की लड़की को देखते हैं जो कि प्रे कर रही होती है कि वो बिल्कुल अकेली है और उसे कंपेनियनशिप चाहिए। किसी तरह का एंजल, कोई एंटिटी या जो कोई भी उसे सुन रहा हो उसके पास आए और उसे अपने लवर के रूप में एक्सेप्ट करे। बदकिस्मती से उसकी एक कॉल एक डीमन सुन लेता है, यानी कि काउंट ऑर्लॉक। ऑर्लॉक उसकी कॉल का रिप्लाई करते हुए एलन को अपनी लवर के रूप में एक्सेप्ट करता है और उसे अपने पास बुलाता है। जिसके बाद एलन अपने घर से बाहर चली जाती है और ऑर्लॉक उससे कहता है कि तुम इंसानों के लिए नहीं बनी, तुम मेरे लिए बनी हो और तुम मेरी हो। एक्सेप्ट मी एज योर लवर। और एलन उसे एक्सेप्ट करती है। इसके तुरंत बाद ऑर्लॉक एलन को पकड़ लेता है और उसे दौरे पड़ने लगते हैं। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें कुछ सालों बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहां पर एलन की शादी हो चुकी थी। उसके पति का नाम थॉमस होता है और वो एक रियल एस्टेट एजेंट होता है। दोनों जर्मनी के विसबर्ग नाम के टाउन में रहते थे और ये समय था 1838 का। यहाँ मैं बता दूं कि विसबर्ग एक फिक्शनल टाउन है। एलन यहाँ पर और लॉकआउट से जुड़े अपने डार्क पास्ट को भुला चुकी थी, लेकिन और लोग उसे अभी भी नहीं भूला था। उसने एलन के साथ अभी भी साइकिक कनेक्शन बना रखा था और इसी वजह से शादी के बाद से ही एलन को काफी डरावने सपने आ रहे हैं, जिससे वो थोड़ी डिस्टर्ब सी रहती है और थॉमस को एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती। अब एक दिन थॉमस का बॉस हरनॉग उसे एक बड़ा टास्क देता है। वो उसे बताता है कि हमारे एक नए क्लाइंट है काउंट ऑर्लॉक। वो हमारे टाउन में एक बिल्डिंग खरीदना चाहते हैं जिसका नाम है ग्रूनेवाल्ड मैनोर। फिलहाल काउंट ट्रांसिल्वेनिया के एक कासल में रहते हैं। मैंने काउंट से प्रॉमिस किया था कि इस डील के लिए मैं उनके पास अपने एक एजेंट भेजूंगा और मैंने इसके लिए तुम्हें चुना है। तुम्हें ट्रांसिल्वेनिया जाना होगा और ये 3 हफ्तों का लंबा सफर है। तुम्हारी सर्विस से खुश होकर काउंट तुम्हें अच्छा खासा कमीशन भी देंगे और अगर तुमने डील ठीक से कर ली तो मैं तुम्हारा प्रमोशन भी कर दूंगा। तो थॉमस को अपनी नई नवीली दुल्हन को अकेला छोड़कर इतना दूर ट्रेवल करना था। हरनोक उससे कहता है कि मैं जानता हूं कि तुम्हारी नई शादी हुई है एंड अ न्यू हस्बैंड रिक्वायर्स न्यू वेजेस, इंडिकेटिंग कि थॉमस को यह काम करना कितना जरूरी है। थॉमस भी इसके लिए मना नहीं कर पाता, लेकिन जब वो एलन को यह बताता है कि उसे इतना दूर जाना होगा तो एलन उसे मना करने लगती है। वो कहती है कि मुझे बहुत डरावने सपने आ रहे हैं, मुझे अपनों की मौत ही दिखाई दे रही है, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, प्लीज मत जाओ। थॉमस यहाँ पर उसको समझाता है कि उसका जाना बहुत जरूरी है और ये वो उनके बेटर फ्यूचर के लिए ही कर रहा है। रही बात सपनों की, तो बस सपने ही तो हैं, इसलिए उन पर ज्यादा ध्यान मत दो। दूसरी तरफ हम हरनॉक को देख पाते हैं जो कि नेकेड होकर कोई रिचुअल कर रहा था, रिवीलिंग कि वो काउंट से मिला हुआ था और ग्रूनेवाल्ड मैनर वाली डील एक्चुअल में एक ट्रैप था। इधर जैसे तैसे थॉमस एलन को मना ही लेता है। बड़ी भारी मन से एलन उसे अलाउ कर देती है। फिर थॉमस एलन को अपने फ्रेंड फ्रेडरिच और उसकी वाइफ के घर छोड़ आता है, जो कि उसकी गैर मौजूदगी में उसका ख्याल रखेंगे। फ्रेडरिच यहाँ पर काफी अमीर होता है और वो एक शिप मर्चेंट था। फ्रेडरिच की ऑलरेडी 2 बेटियां थी और एना तीसरे बच्चे से भी प्रेग्नेंट थी। जाते जाते एलन थॉमस को अपना लॉकेट देती है और कहती है कि रोज मुझे चिट्ठी लिखना। थॉमस उसको प्रॉमिस करता है और अपना घोड़ा लेकर ट्रांसिल्वेनिया के लिए निकल जाता है। काफी लंबा समय तय करने के बाद वो ट्रांसिल्वेनिया के एक गांव में पहुंचता है। थॉमस गांव वालों से पूछता है कि वो उसे यहाँ एक रात के लिए स्टे करने दे, लेकिन थॉमस के मुंह से कैसल और ऑर्लॉक का जिक्र सुनकर वो उसे वहां से तुरंत जाने के लिए कहते हैं। जिस पर थॉमस उन्हें दुगना पैसा देने का ऑफर करता है और वो मान जाते हैं, लेकिन थॉमस को वार्न करते हैं कि वो ऑर्लॉक के कैसल में ना जाए। फिर रात में थॉमस अपने रूम की विंडो से देखता है कि सारे गांव वाले कहीं जा रहे थे और उनके साथ एक नेकेड लड़की भी थी। थॉमस उनका पीछा करता है तो पता चलता है कि ये लोग कोई रिचुअल कर रहे थे। वो सब उस लड़की के साथ एक जगह पर पहुंचते हैं जहां पर एक सड़ी गली लाश पड़ी थी, जो कि एक्चुअल में किसी वैम्पायर की बॉडी थी। अगले ही पर रिवील होता है कि ये लोग वैम्पायर हंटर्स हैं। उन्हीं में से एक आदमी उस वैम्पायर की चेस्ट में आयरन स्टेक घुसा देता है, जिससे वो वैम्पायर तड़प उठता है और खून की उल्टियां करने लगता है। इसी के साथ थॉमस घबराकर उठ जाता है। उसे लगता है कि उसने एक नाइटमेयर देखा था,
लेकिन जब वो अपने पैरों पर लगी मिट्टी देखता है तो उसे रियलाइज होता है कि ये कोई सपना नहीं था। फिर जब वो बाहर आकर देखता है तो पूरा गांव खाली हो चुका था। गांव वाले कहीं चले गए थे और साथ में उसका घोड़ा भी ले गए थे ताकि थॉमस कैसल तक ना पहुंच पाए। लेकिन थॉमस कहाँ रुकने वाला था, वो पैदल ही चल पड़ा। चलते चलते रात हो जाती है। इन दी एंड वो एक चौराहे के बीच कंफ्यूज खड़ा था। तभी सामने से एक ब्लैक कलर की बग्गी चलकर आती है जो कि और लोग नहीं भेजी थी। पूरा एटमॉस्फेयर एकदम से क्रीपी सा हो जाता है और बग्गी की साइड अपने आप खुल जाती है। थॉमस को रेड फ्लैग पर रेड फ्लैग मिलते चले जा रहे थे, लेकिन वो सब कुछ अवॉइड करते चला जा रहा था क्योंकि उसे हर हाल में ये डील करके अपने बॉस से प्रमोशन चाहिए था। वो जाकर बग्गी में बैठ जाता है, लेकिन उसे एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था। डर के मारे वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। फिर अगले पल जो अपनी आंखें खोलता है तो वो खुद को कैसल के सामने पाता है। गेट खोलते ही सामने उसे 7 फीट लंबा काउंट और लोग दिखाई देता है। काउंट उसे अपने पीछे कैसल के अंदर लेकर जाता है, जिसके बाद वो अपनी नाराजगी जाहिर करता है कि थॉमस ने आने में बहुत देर लगा थी। वो बेसब्री से उसका इंतजार कर रहा था। थॉमस इसके लिए सॉरी सर बोलता है, जिससे काउंट और भड़क जाता है कि तुम मुझे सर कहकर नहीं बुलाओगे बल्कि माय लॉर्ड कहकर बुलाओगे। काउंट की आवाज बहुत डीप और क्रीपी लग रही थी। वो किसी मॉन्स्टर की तरह ही साउंड कर रहा था। डर के मारे थॉमस उसे माय लॉर्ड कहकर ही बुला रहा था। खैर काउंट उसे ड्रिंक और ब्रेड ऑफर करता है, लेकिन ब्रेड काटते वक्त थॉमस का हाथ कट जाता है। खून देकर ऑर्लो का वैम्पायर जाग जाता है और वो थॉमस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो उसे जान से नहीं मारता। अगली सुबह थॉमस की जब आंख खुलती है तो कल रात उसके साथ क्या हुआ था उसे कुछ भी पता नहीं था। वो उसे भ्रम या सपना समझ रहा था। फिर उसे काउंट का ध्यान आता है, लेकिन ना तो वो कहीं दिखाई दे रहा था ना उसकी कॉल का रिप्लाई कर रहा था। फिर जब वो खुद को शीशे में देखता है तो अपनी चेस्ट पर बाइट के निशान नोटिस करता है। अब वहां कई चूहे भी रेंग रहे थे, इसीलिए उसे लगता है कि किसी चूहे ने उसे काटा होगा। रात में काउंट फिर से उसके सामने आता है। उसकी नजर एलन के लॉकेट पर पड़ जाती है और वो उसे देखने के लिए मांग लेता है। फिर वो थॉमस से कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए कहता है, जो कि फॉरेन लैंग्वेज में था। उसमें क्या लिखा था थॉमस को कुछ समझ नहीं आता। बावजूद इसके काउंट उसे साइन करने के लिए फोर्स करता है और सोने से भरी एक पोटली भी ऑफर करता है। मजबूरी में थॉमस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है, जिसके बाद वो कहता है कि माय लॉर्ड, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। मुझे यहाँ डरावने सपने आ रहे हैं। मैं अब यहाँ से जाना चाहता हूँ। लेकिन काउंट उसे अभी स्टे करने के लिए इंसिस्ट करके चला जाता है। थॉमस उसे अपना लॉकेट वापस मांगता है, लेकिन तब तक वो जा चुका था। अगली सुबह जब उसे होश आता है तो अपनी चेस्ट पर वो एक और बाइट का निशान देखता है, जिसे थॉमस समझ जाता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है और वो तुरंत वहां से निकलने की सोचता है। लेकिन कासल का गेट तो बंद पड़ा था। फिर वो कोई और रास्ता खोजने लगता है। इसी दौरान वो एक बेसमेंट में चला जाता है, जहां पर वो एक बड़ा सा कॉफिन देखता है जिसके अंदर काउंट ही लेटा था। उसकी बॉडी किसी सड़ी गली लाश की तरह लग रही थी। तब जाकर थॉमस को समझ आता है कि काउंट कोई इंसान नहीं बल्कि एक वैम्पायर है, जो रात में उसका खून पीता है और दिन में यहाँ सोता है। थॉमस को याद आता है कि गांव वाले वैम्पायर को खत्म करने के लिए उसकी चेस्ट में स्टैब करके उसे मार रहे थे। वो पास में ही पड़े एक नुकीले फावड़े से उसकी चेस्ट में स्टैब करने आता है, लेकिन अटैक से पहले ही काउंट जग जाता है और उल्टा थॉमस पर ही अटैक कर देता है और छाती से उसका खून चूसने लगता है। दूसरी तरफ एलन बहुत बीमार हो जाती है। कभी वो नींद में अचानक कुछ बड़बड़ाने लगती है तो कभी नींद में चलने लगती है। उसे देखने के लिए फ्रेडरिच डॉक्टर विल्हेम को बुलाता है। इधर थॉमस को जब होश आता है तो काउंट वहां पर नहीं था। थॉमस की निगरानी के लिए उसने अपने भेड़िए लगा रखे थे, लेकिन थॉमस जैसे तैसे उनसे बचकर कैसल की विंडो से बाहर निकल जाता है। इसी दौरान उसका पैर स्लिप होता है और वो नदी में गिर पड़ता है। इधर एलन को थॉमस की चिंता सताई जा रही थी। एक तो उसे गए हुए कई दिन बीत चुके थे और उसकी चिट्ठियां आना भी बंद हो गई थी। ऊपर से हरनौ भी कहीं लापता हो गया था। एलन कहती कि मुझे वो आदमी शुरू से ही पसंद नहीं, उसने कुछ किया है। फ्रेडरिच उसको समझाता है कि घबराओ मत, मैंने अपने आदमी लगा दिए हैं। फिर वो उससे अलग हटकर एना से बात करने लगता है। तभी इतने में एलन को दौरे पड़ जाते हैं और दोनों भागकर उसे संभालते हैं। कुछ टाइम के बाद असाइलम वाले हरनौ को ढूंढ लेते हैं, लेकिन वो जिन हालातों में मिला था वो बहुत अजीब और भयानक था। हरनौ के एक मार्केट में मिला था, जहां पर वो 3 भेड़ों को अपने ही हाथों से मारकर उन्हें कच्चा ही खा रहा था, किसी जानवर की तरह। डॉक्टर जब उसके सेलर में उसे देखने जाता है तो अभी भी उसने कुछ चूहे मार रखे थे और हाथ में कबूतर पकड़ा हुआ था। देखते ही देखते वो उस कबूतर का सिर चबाकर खा जाता है और उनसे कहता है कि वो आ रहा है। डॉक्टर पूछता है कि कौन आ रहा है। हरनौ कहता है कि मेरे मालिक आ रहे हैं और अचानक से उन पर अटैक कर देता है। जैसे तैसे वो लोग उस पर काबू पाते हैं। इधर एलन को भी बहुत भयानक दौरे पड़ रहे थे। वो बार बार एक ही बात कह रही थी कि वो आ रहा है।
ये सब देखने के बाद डॉक्टर फ्रेडरिच को बताता है कि ये सब जो हो रहा है उसका कनेक्शन शायद हरनॉक से ही है। उसके बारे में पता चला है कि वो कोई ऑकल्टिस्ट है, वो भी ऐसी अजीब हरकतें कर रहा है। आज असाइलम में भी वो यही कह रहा था कि वो आ रहा है। इधर थॉमस नदी में बहकर एक दूसरी जगह पर आ गया था। नदी किनारे एक नन लकड़ियां चुन रही थी, जिसकी नजर थॉमस पर पड़ जाती है, जिसके बाद नन्स का ग्रुप उसे रेस्क्यू कर लेता। इधर डॉक्टर बताता है कि एलन का मैटर उसके बस का नहीं है। इसके लिए अपने गुरु प्रोफेसर एल्विन का नाम रिकमेंड करता है, जो कि एक ऑकल्ट साइंटिस्ट है। इधर थॉमस को होश आ जाता है और वो तुरंत अपने घर जाना चाहता था, लेकिन नन्स उसे कहती हैं कि अभी तुम पूरी तरह रिकवर नहीं हुए हो, बाद में चले जाना। लेकिन थॉमस कहता है कि उसके पास टाइम नहीं है, उसे अपनी बीवी को बचाना है। थॉमस यहाँ पर समझ गया था कि काउंट का मेन टारगेट एलन है, और वो सही था। काउंट शिप के जरिए विस्बर्ग ही आ रहा था और साथ में अपने कास्केट में प्लेग वाले चूहे भी ला रहा था। एक तरफ थॉमस जिद करके वहां से निकल जाता है, तो दूसरी तरफ शिप पर प्लेग फैलना शुरू हो गया था और लोग मारे जा रहे थे। इधर प्रोफेसर एल्विन एलन को देखने आते हैं और उससे बात करते हैं कि मुझे अपने बारे में सब बताओ शुरू से। एलन बताती है कि जब वो छोटी थी तब उसकी माँ गुजर गई थी। उसके डैड भी उसे कटे कटे रहते थे, वो बहुत अकेला फील करती थी। एक रात उसने कंपेनियनशिप के लिए विश किया था, तब से ही उसे सीजर अटैक आ रहे हैं और डरावने सपने भी। एक रात वो अपने डैड को नेकेड हालत में खेतों में पड़ी मिली। ये देखते उसके डैड ने बोला कि सिन, और उसे वहां से ले गए। फिर एक दिन उसकी मुलाकात थॉमस से हुई और उसकी जिंदगी बदल गई। दोनों ने शादी कर ली, लेकिन अब वही दौरे और सपने फिर से आना चालू हो गए हैं। उसकी बातें ध्यान से सुनने के बाद प्रोफेसर समझ जाते हैं कि एलन ने पक्का किसी डीमन को अट्रैक्ट किया है, जो अभी भी उसके संपर्क में है। रात में एलन की हालत और भी अजीब हो जाती है। वो किसी जिंदा लाश की तरह बिहेव कर रही थी। सबको उसकी कंडीशन समझाने के लिए प्रोफेसर एलन के हाथ में एक लंबा नाइफ जैसा कुछ घुसा देते हैं, जिस पर एलन चू तक नहीं करती, जैसे उसे दर्द का एहसास ही नहीं हो रहा था। प्रोफेसर सबको बताते हैं कि एलन किसी दूसरी दुनिया के कांटेक्ट में है। प्रोफेसर यहाँ पर एलन से पूछता है कि उसे क्या दिखाई दे रहा है। एलन बताती है कि उसे काली परछाई दिखाई दे रही है, वो अपनी परछाई फैला रहा है, वो आ रहा है। प्रोफेसर पूछता है कि बताओ मेरी चाइल्ड, कौन आ रहा है। तभी एलन को भयंकर दौरा पड़ जाता है और वो डिमोनिक वॉइस में बोलने लगती है। इन सब के बाद प्रोफेसर सबको बताता है कि एलन किसी डीमन के संपर्क में है, लेकिन बाकी सब डीमन वगैरह में नहीं मानते थे। फ्रेडरिच और एना का कहना था कि शायद थॉमस की जुदाई एलन सह नहीं पा रही, उसे गहरा सदमा लगा और इसीलिए वो ये सब कर रही है। लेकिन प्रोफेसर अपनी बात पर अड़ जाता है कि नहीं, ये कोई डीमन ही है, लेकिन ये कौन सा डीमन है और ये कैसे समन हुआ है, मुझे इसके बारे में रिसर्च करनी पड़ेगी। वो सबको एलन का ध्यान रखने के लिए कहकर हरनॉक से मिलने जाता है। इधर शिप में लोग प्लेग के चलते मारे जा रहे थे और बाकी बचे लोगों को और लोग खुद ही निपटा रहा था। दूसरी तरफ नॉक असाइलम के आदमी पर अटैक करके भाग जाता है, क्योंकि उसका मालिक जो आ रहा था उसे उसका वेलकम करना था। इधर एलन को एहसास होता है कि थॉमस आ गया। वो तुरंत बाहर जाकर देखती है तो थॉमस वाकई में आ गया था, लेकिन उसकी हालत खराब थी। वो घोड़े पर से गिर पड़ता है। सब लोग उसे उठाकर घर के अंदर ले जाते हैं। फिर रात के 3 बजे डोर नॉक होता है। अब क्योंकि फ्रेडरिच एक शिप मर्चेंट था, कुछ लोग उसे काउंट वाले शिप के बारे में बताने आए थे कि उसमें कुछ गड़बड़ है। फ्रेडरिच जब उनके साथ देखने जाता है तो शिप का नज़ारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। वो शिप ढेर सारे प्लेग वाले चूहे से भरा हुआ था। इधर हरनॉक काउंट के कास्केट को लेकर ग्रुंडेवाल्ड मैनोर वाली बिल्डिंग में ले जाता है, जो वैसे ही एक एबेंडेंट बिल्डिंग थी। यहाँ पर काउंट को जानकर बहुत गुस्सा आता है कि थॉमस बच गया। हरनॉक कहता है कि डोंट वरी मेरे मालिक, मैं आपके लिए कुछ भी कर सकता हूँ, इंडिकेटिंग कि वो फोर्सफुली एलन को उसके पास लेकर आएगा। लेकिन काउंट कहता है कि हम एलन के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। जब तक वो मुझे दोबारा एक्सेप्ट नहीं करती, मैं उसे नहीं पा सकता, उसका खून नहीं पी सकता। अगले दिन प्लेग वाले चूहे पूरे टाउन में अटैक कर देता है। इधर एलन थॉमस का ध्यान रख रही थी, उसे अभी भी होश नहीं आया था, लेकिन एलन अब फिर से पहले की तरह नॉर्मल दिखाई दे रही थी। ये देखकर एना कहती है कि देखा, थॉमस के आते ही तुम ठीक हो गई, यानी प्रोफेसर गलत थे, थॉमस की जुदाई के कारण ही तुम्हारी तबीयत खराब हुई थी। लेकिन एलन का कहना था कि प्रोफेसर ने डीमन कहा था और थॉमस ने भी अजीब चीजें देखी हैं। एना कहती है कि देखो, क्रिसमस आने वाला है, प्लीज मनहूस बातें मत करो, देखना सब ठीक हो जाएगा, छोड़ो ये सब डीमन वीमन। एलन कहती है कि नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मैं सही हूं। इधर असाइलम में प्रोफेसर कहता है कि भाई मुझे तो उस पागल आदमी हरनॉक से बात करनी थी, तुम मुझे यहाँ लाकर ये मुर्दा क्यों दिखा रहे हो। तो वो डॉक्टर उसे बताता है कि ये कोई नॉर्मल डेड बॉडी नहीं है, ये प्लेग से मरा है। कल रात जो शिप आई थी उसी में प्लेग वाले चूहे थे, ये भी उसी शिप में था। और सबसे अजीब बात यह है कि इसकी बॉडी में खून का एक बूंद भी नहीं है।
ये सुनकर प्रोफेसर तुरंत समझ आता है कि ये किसी वैम्पायर का ही काम है। प्रोफेसर एकदम से सीरियस हो जाता है और हर्नॉक के बारे में पूछता है, तो उसे पता चलता है कि हर्नॉक तो पहले ही भाग चुका। जिस पर प्रोफेसर चिल्लाने लगता है कि उस आदमी को कहीं से भी पकड़ कर लाओ, उसका मिलना बहुत जरूरी है और ये कोई नॉर्मल प्लेग का केस नहीं है, बल्कि उससे कहीं बड़ा है। दूसरी तरफ काउंट अपनी काली छाया पूरे टाउन में फैलाने लगता है, जैसा कि एलन ने पहले बताया था। इधर थॉमस फिर से एक डरावना सपना दिख रहा था, जिससे घबरा कर वो एलन को ही दूर कर देता है। एलन वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ एना अपने दोनों बच्चों से सोने से पहले प्रे करने के लिए कहकर अपने कमरे की तरफ जाने लगती है। तभी उसे किसी की प्रेजेंस फील होती है। फिर एकदम से वो अचानक एलन को देखकर डर जाती है। एलन उसे कहने आई थी कि आज रात वो उसके रूम में सोना चाहती है और एना मान जाती है। रात में सोते वक्त एलन अचानक से उठकर अजीब तरह से चलने लगती है और स्टार्टिंग वाले सीन की तरह खिड़की के सामने चली जाती है। अगले ही पल काउंट उसके सामने खड़ा था। एलन उसे देखते ही पहचान लेती है कि तो ये तुम थे। मैंने तुम्हें एक सांप की तरह अपनी बॉडी पर रेंगते हुए महसूस किया है। काउंट कहता है कि वो मैं नहीं, वो तुम्हारा नेचर है। एलन कहती है लेकिन मैं थॉमस से प्यार करती हूँ। काउंट कहता है कि वो तुम्हारे लेवल का नहीं है। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम इंसानों से ऊपर हो और इंसानों के लिए नहीं बनी, तुम सिर्फ मेरे लिए बनी हो। तुम्हारे हस्बैंड ने तो तुम्हें चंद सिक्कों के लिए भेज दिया। उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि वो तुम्हारे साथ अपना रिश्ता तोड़ता है। काउंट कहता है कि तुम भी अपनी तरफ से रिश्ता तोड़ लो और उसे भूल जाओ और मुझे एक्सेप्ट कर लो। लेकिन एलन साफ इनकार कर देती है। वो कहती है कि तुम धोखेबाज हो, तुमने जरूर थॉमस के साथ चाल चली होगी। जिस पर काउंट उसे धमकी देकर जाता है कि उसके पास 3 दिन का समय है। पहला दिन आज से है। तीसरे दिन अगर तुमने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं तुम्हारे थॉमस, तुम्हारे दोस्तों को सबको मार दूंगा, यहां तक कि तुम्हारे पूरे टाउन को ही खत्म कर दूंगा। ऐसा कहर बरसाऊंगा कि सबकी रूह कांप जाएगी। फिर अगले ही पल एलन को रियलाइज होता है कि वो तो बेड पर ही लेटी थी, तो एक्चुअल में काउंट वहां पर आया ही नहीं था। वो टेलीपैथी का यूज करके उससे बात कर रहा था। यहां मैं ये भी बता दूं कि काउंट फिजिकल फॉर्म में कभी भी एलन के सामने नहीं आया था, ना ही फिजिकली उसे टच किया था। स्टार्टिंग से ही उसने एलन के साथ एक साइकिक कनेक्शन बनाकर रखा है। खैर इधर एलन देखती है कि एना जमीन पर पड़ी थी। उसके ऊपर काउंट के चूहों ने अटैक कर दिया था। उसे तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता। पूरे टाउन में तेजी से प्लेग फैलने लगा था और लोगों को क्वारंटाइन किया जा रहा था। यहाँ हॉस्पिटल में एना अजीब बिहेव करी थी, बिल्कुल एलन की तरह। वो किसी काली परछाई का जिक्र करती है और फिर पागलों की तरह हंसने लगती है। अब फ्रेडरिच इसका ब्लेम एलन पर ही डाल देता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हारा पागलपन अब मेरी बीवी को लग गया, जिस वजह से उनमें बहस हो जाती है। फिर थॉमस एलन को लेकर अपने घर चला जाता है। दूसरी तरफ प्रोफेसर हर्नॉक के ऑफिस जाकर इन्वेस्टिगेट करता है, जहां पर उसे एक बुक मिलती है। बुक के ऊपर इन्वर्टेड पेंटाग्राम वाला सिंबल बना था और लोग के कॉफिन पर भी यही सिंबल था और हर्नॉक भी इसी सिंबल के साथ रिचुअल कर रहा था। असल में ये सिंबल सोलो मनारी से जुड़ा है और ये बुक उन्हीं के बारे में है। अकॉर्डिंग टू लेजेंड, सोलो मनारी ट्रांसिल्वेनिया में रहने वाले जादूगर टाइप के लोग होते थे। उनके पास कई तरह की मैजिकल पावर्स होती थी। इन्हें व्हाइट और ब्लैक मैजिक दोनों की ही नॉलेज थी। ये लोग वेदर तक को मैनिपुलेट कर सकते थे। इन्हें सोलो मनारी इसलिए कहा जाता था क्योंकि किंग सोलोमन की टीचिंग को ही यूज करते थे और उन्हें अपना मास्टर मानते थे। सोलो मनारी हाइट में भी काफी लंबे होते थे। ये सब बताने से मेरा मतलब ये है कि और लोग भी एक सोलो मनारी ही था, जो कि बाद में वैम्पायर बना। पुराने वाले वर्जन में तो साफ बताया गया था कि बेलाइल डीमन ने ही और लोग को वैम्पायर बनाया था। खैर उस बुक को पढ़ने के बाद प्रोफेसर को पता चलता है कि नॉसफेरातु के कर्ज को एलन ही खत्म कर सकती है। एलन ने ही उसे समन किया था और उसके सेक्रीफाइस से ही ये खत्म होगा। जिसके बाद प्रोफेसर एलन से बात करने फ्रेडरिच के घर जाता है, तो फ्रेडरिच बताता है कि मैंने तुम्हें भगा दिया। वो अपने घर चले गए। प्रोफेसर कहता है कि उन्हें अकेले छोड़ना ठीक नहीं, वो बहुत बड़े खतरे में हैं और उसे नॉसफेरातु यानी कि वैम्पायर के बारे में बताने लगता है। लेकिन फ्रेडरिच को प्रोफेसर की बातें बकवास लगती हैं। वो कहता है कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि यहाँ प्लेग फैला हुआ है, ये कितना सीरियस मैटर है और तुम हो कि ये बकवास सुपरस्टिशियस बातें लेकर बैठे हो। वो उसे और डॉक्टर को भी भगा देता है और एना का अकेले ही ध्यान रखता है। इधर एलन थॉमस को अपनी डार्क पास्ट के बारे में सब बता देती कि मैंने ही उस शैतान को न्योता दिया था, उसने मुझे अपने लवर के रूप में एक्सेप्ट किया था। लेकिन ये मेरी लाइफ की सबसे शर्मनाक बात है, मैंने उसे भुला दिया था लेकिन वो मेरे पीछे पड़ा है। उसे हमारी शादी के बारे में पता चल चुका है, वो मेरे लिए ही यहाँ तक आया है। अब ये बताते बताते अचानक से एलन की पर्सनैलिटी बदल जाती है क्योंकि अब ऑरलॉक ने उस पर माइंड कंट्रोल किया था। एलन अब थॉमस को ही उल्टा सीधा सुनाने लगती है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते,
तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम रोज मुझे चिट्ठी लिखोगे, लेकिन कासल जाकर तुम मुझे भूल गए। तुमने मुझे चिट्ठी लिखना बंद कर दिया। थॉमस कहता है कि मैंने लिखा था। एलन कहती कि तुम झूठ बोल रहे हो। उसने मुझे सब बता दिया कि कैसे तुमने मुझे सोने के सिक्कों के लिए भेज दिया। मैंने तुम्हें वहां जाने से मना किया था, लेकिन तुम नहीं माने। थॉमस कहता है कि मैं बस हमारे फ्यूचर को सिक्योर करने की कोशिश कर रहा था। एलन कहती कि तुमने ये इन सब के लिए किया है ना, और सारे महंगे सामान वामान फेंकने लगती है। वो यहाँ तक कहती कि हमें तो शादी नहीं करनी चाहिए थी, एज वी आर ऑलरेडी डेड। और ये कहते कहते उसे दौरे पड़ने लगते हैं, जिसके बाद वो अपनी ड्रेस फाड़कर जोर से चिल्लाती है और फिर ये करती है। अब ये देखकर थॉमस भी क्या करता, वो कहता है कि मैं तो डॉक्टर को बुला रहा हूँ। डॉक्टर का नाम सुनते ही एलन तुरंत ठीक हो जाती है। वो कहती है कि प्लीज डॉक्टर को मत बुलाओ, मैं ठीक हूँ। फिर अचानक से वो सिडक्टिव वे में मॉक करती है कि तुमने मुझे कभी वैसे खुश नहीं किया जैसे वो करता था। ये सुनकर थॉमस का ईगो हर्ट हो जाता है और वो उसके साथ फ्रेंडशिप करने लगता है। लेकिन बीच में वो एलन का डिमोनिक रूप देखकर डर जाता है, और ये ऑर्लो का ही काम था। वो एलन के जरिए थॉमस के साथ माइंड गेम्स खेल रहा था। एलन जब फिर से नॉर्मल होती है तो थॉमस के गले लगकर रोने लगती है कि अगर मैं उसके पास नहीं गई तो वो तुम्हें मार देगा। थॉमस कहता है कि ऐसा कभी नहीं होगा, मैं उस कमीने को मार डालूंगा। इधर फ्रेडरिच और एना अपने घर में सो रहे होते हैं। तभी एना को अपने बच्चों की चीखें सुनाई देती हैं, जिससे वो जाग जाती है। वो फ्रेडरिच को भी उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं उठता। एक तो वैसे भी काफी दिन से ठीक से सोया नहीं था, ऊपर से वो और लोग के कंट्रोल में भी था। एना जब अकेली देखने जाती है तो वहां पर और लोग आ गया था, जो उसके सामने ही उसके दोनों बच्चों की खून पीकर उन्हें मार डालता है। ये देखकर एना की तो रूह ही कांप जाती है और वो वहीं जड़ हो जाती है, जिसके बाद और लोग एना को ही मार डालता है। अभी तक फ्रेडरिच डीमन या वैम्पायर वाली थ्योरी को नहीं मान रहा था, लेकिन अपने बीवी बच्चों की ब्लडलेस बॉडी और सेम निशान थॉमस के चेस्ट पर देखने के बाद उसे यकीन आता है दैट डीमन एक्सिस्ट। जिसके बाद सब मिलकर ऑर्लो को खत्म करने का प्लान बनाते हैं कि जब वो कास्केट में सो रहा होगा उसी वक्त उसकी चेस्ट में स्टैब करके उसे खत्म कर देंगे। लेकिन प्रोफेसर जानता था कि यह प्लान शायद काम नहीं करेगा, वो लोग फेल भी हो सकते हैं। इसीलिए वो एलन को अलग ले जाकर उससे बात करता है कि ऑर्लो को अगर कोई खत्म कर सकता है तो वो सिर्फ तुम ही हो, और बताता है कि उसे क्या करना है। प्लस वो ये भी कहता है कि पिछले जन्म में एलन गॉडेस आयरिस की प्रीस्टेस रही होगी, जो इस जन्म में हम सबका उद्धार करने आई है। अब तुम ही हमारी मुक्तिदाता बनकर हमें इस मुसीबत से मुक्ति दिलाओगी। और एलन सबके लिए अपना सेक्रीफाइस देने के लिए मान भी जाती है। रात में फ्रेडरिच अपने बीवी बच्चों की लाश के पास जाकर रोने लगता है। वो बिल्कुल टूट चुका था, लेकिन डेड बॉडी तो प्लेग से इन्फेक्टेड थी, जिस वजह से फ्रेडरिच भी मारा जाता है। थॉमस और बाकी सबको जब इसका पता चलता है तो वो तुरंत उनकी बॉडीज को जला देते हैं ताकि प्लेग ना फैले। थॉमस को ऑर्लॉक पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो कहता है कि हम सुबह तक वेट नहीं कर सकते, मैं उस कमीने को अभी मारूंगा। इसके बाद सब ऑर्लॉक के नए ठिकाने यानी कि ग्रूनेवाल्ड मैनोर में उसे मारने जाते हैं। सबसे ज्यादा चूहे वाले एरिया से उन्हें पता चलता है कि कॉफिन यहीं होगा, और उन्हें कॉफिन मिल जाता है। फिर कॉफिन सरकाते ही थॉमस आयरन रोड उसकी छाती में गाड़ देता है। उसे बचने का मौका ही नहीं मिलता। लेकिन तभी वो क्या देखते हैं कि ये ऑर्लॉक था ही नहीं, बल्कि उसका सर्वेंट हर्नॉक था। वो थॉमस को मॉक करते हुए कहता है कि अब तुम अपनी वाइफ की चिंता करो बस। प्रोफेसर तो ये पहले से ही जानता था। वो जानबूझकर सबको यहाँ लाया था ताकि उधर एलन रियल प्लान को एग्जीक्यूट कर पाए। थॉमस के सामने पोल खुलती देख प्रोफेसर हर्नॉक को फिर से मारकर पूरी तरह खत्म कर देता है। लेकिन थॉमस उसकी बात को समझ चुका था कि एलन की जान खतरे में है। वो तुरंत घर के लिए निकलता है। अंदर प्रोफेसर कॉफिन के साथ पूरी बिल्डिंग में आग लगा देता है, जिसमें सारे इन्फेक्टेड चूहे भी खत्म हो जाते हैं। इधर एलन दुल्हन की तरह तैयार होकर ऑर्लो को एक्सेप्ट करते हुए उसे अपने पास बुलाती है। ऑर्लो को फाइनली मिल जाता है जो उसे चाहिए था। फाइनली वो एलन के साथ फ्रेंडशिप कर लेता है और उसके चेस्ट से उसका खून पीने लगता है। लेकिन तभी इतने में सुबह हो जाती है। ये देख ऑर्लो वहां से जाने लगता है, लेकिन एलन सेड्यूस करके उसे रोक कर रखती है। ऑर्लो को अपने ऑब्सेशन को कंट्रोल नहीं कर पाता। वो एलन को नहीं छोड़ता और सनराइज पड़ते ही वो मारा जाता है। जब तक थॉमस घर पहुंचता है तब तक देर हो चुकी थी। ऑर्लो को उसके टेरर को खत्म करने के लिए एलन ने खुद को सैक्रिफाइस कर दिया था। फाइनली ऑर्लो का अंधेरा खत्म हो चुका था और अब नया सूरज चमक रहा था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर दी एंड हो जाती है। अब कुछ लोगों को एंडिंग डिसअपॉइंटेड लग सकती है, जबकि ये बहुत ही ज्यादा आइकॉनिक है। इसके पीछे की कहानी जानकर आप समझ जाओगे। असल में नॉसफेरातु दुनिया की पहली वैम्पायर मूवी थी और सनलाइट से वैम्पायर जल के मरते हैं, ये कॉन्सेप्ट भी सबसे पहले इसी में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके बाद जितनी भी वैम्पायर मूवी बनी सभी ने इसी कॉन्सेप्ट को अडेप्ट किया। इसीलिए हम सभी यही जानते हैं कि सनलाइट से वैम्पायर खत्म हो जाते हैं, जबकि वैम्पायर फोकलोर के अकॉर्डिंग सनलाइट से वैम्पायर सिर्फ वीक होते हैं, मरते नहीं है।
तो ये वैम्पायर्स मूवी में जो वैम्पायर सनलाइट से मारे जाते हैं, ये इसी सीन की देन है। इसीलिए ये एंडिंग इतनी आइकॉनिक है। रॉबर्ट ईगर ने तो इसे और भी ज्यादा ड्रामेटिक और डिस्टर्बिंग करके नेक्स्ट लेवल बना दिया। और अब बात करते हैं फिल्म से जुड़े कुछ सवाल और फैक्ट्स के बारे में, कि इस वाले वर्जन में ऑरलॉक की मूछें क्यों हैं और वो नेक की बजाय चेस्ट से ही खून क्यों पीता है। फिल्म के डायरेक्टर रॉबर्ट ईगर का कहना है कि क्योंकि कहानी 19वीं सेंचुरी की है और उस टाइम ट्रांसल्वेनिया के लोग मूछें रखा करते थे, इसीलिए ऑरलॉक भी मूछें रखता है। रही बात चेस्ट से खून पीने की, सो अकॉर्डिंग टू द फोकलोर, पुराने टाइम के लोगों को जब स्लीप पैरालिसिस होता था तो उन्हें ऐसा लगता था जैसे कोई उनकी छाती के ऊपर चढ़ा हुआ है पूरे प्रेशर के साथ और उनका खून पी रहा है। अब उस टाइम के लोगों को स्लीप पैरालिसिस के बारे में कहाँ पता था, वो इसे वैम्पायर अटैक ही समझते थे। इसी से इंस्पायर्ड होकर रॉबर्ट ईगर ने यह बदलाव किया है। अब इसके अलावा एक और सवाल आपके दिमाग में होगा कि आखिर ऑरलॉक के काटने से लोग वैम्पायर क्यों नहीं बनते। तो देखो, वैम्पायर्स कई टाइप के होते हैं। ऑरलॉक एक स्टीगोई वैम्पायर है। स्टीगोई अगर चाहे तो वो विक्टिम्स को वैम्पायर बना सकता है, लेकिन इसके लिए विक्टिम को भी उसका खून पीना पड़ता है। यानी एलन भी अगर ऑरलॉक का खून पी लेती तो वो भी वैम्पायर बन जाती, लेकिन वैसा कभी नहीं करती क्योंकि वो तो काफी प्योर हार्टेड लड़की थी। तो दोस्तों, ये थी नॉसफेरातु मूवी की एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो फिर मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।